नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टॉप 25 प्रश्न जीके और जीएस से संबंधित करते हैं। यह जो है प्रैक्टिस सेट 9 है। अभी तक हम लोगों ने कुल 8 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है टॉप 25 प्रश्न करने की कोशिश की है। तो आइए आज अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, यदि किसी कैबिनेट मंत्री के विरुद्ध सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा। आपको इसके सही जवाब का चयन करना है। तो यदि किसी कैबिनेट मंत्री के विरुद्ध सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का पूर्व समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है? 1/3, 2/3, आधे से अधिक, या 50 सदस्यों का। तो अगर मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है तो कम से कम 50 सदस्यों का जो है पूर्व समर्थन अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? माउंट ब्लैंक, माउंट रोजा, माउंट बाजार, ड्यूजी, या माउंट एल्ब्रुस? तो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रुस है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में रंगित जल विद्युत परियोजना स्थित है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, सिक्किम, या उड़ीसा? कौन सी जो है विद्युत परियोजना पूछी गई है? रंगित बताना है। किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 8 देशों के पर्यटकों को छोड़कर 180 देशों में से पर्यटकों के वीजा पर आने की सुविधा का विस्तार किया। निम्नलिखित में से कौन सा 8 देशों में से नहीं है? बताना है। पाकिस्तान, सूडान, बांग्लादेश, या श्रीलंका? तो जो 8 देशों के पर्यटकों को छोड़कर जो है जो वीज़ा सब देने की सुविधा की है उसमें 8 देशों में से एक नहीं है, वो है बांग्लादेश। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन किस वर्ष से प्रभाव में आया था? वियना कन्वेंशन बताया गया है, बताइए 1961, 1964, 1969, या 1970? वियना कन्वेंशन 1964। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार से प्रथम प्राप्तकर्ताओं में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? सीवी रमन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पुरुषोत्तम दास टंडन, या सी राजगोपालाचारी? तो आप सभी को पता है 3 लोगों को मिला था, उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसको नहीं मिला था, वो कौन है बताइए? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2013 के लिए व्यास सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये थोड़ा कठिन होगा क्योंकि बहुत पुराना प्रश्न है। यहाँ पे 2013 की बात कर दी गई है। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? सीधे मैं बता देता हूँ इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब होगा विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, सेलोफोन बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? फिनाल, बेंजीन, सेलुलोज, या विनाइल क्लोराइड? तो सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है सेलोफोन बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, कोहरा क्या है? पृथ्वी की सतह के पास वाष्पित होने वाले बर्फ के कण, पृथ्वी की सतह से तरल पानी की बूंदों का भूमि के ऊपर संघनन। अगला है, पृथ्वी की सतह के निकट गर्म होने वाली जलवाष्प, या पृथ्वी की सतह के निकट संघनित होने वाली जलवाष्प? तो इसका दोस्तों सही जवाब है पृथ्वी की सतह के निकट संघनित होने वाली जलवाष्प।
अगला प्रश्न है, तेज गति से उड़ने वाले विमान पीछे सफेद धुआं क्यों छोड़ते हैं? आपके ऑप्शन हैं, जेट के आसपास तापमान कम होता है इसलिए धुआं संघनित होकर दृश्य बन जाता है, चूंकि इसमें आंशिक रूप से जला हुआ ईंधन होता है या आंशिक रूप से जले ईंधन के कारण दिखाई देता है, या अगला है कि चूंकि यह अपने ईंधन के रूप में एरोनॉटिक हाइड्रोजन का प्रयोग करता है, या अगला ऑप्शन है, यह ईंधन को कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से जलाता है जो दिन के दौरान दिखाई देता है। बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेट के आसपास तापमान कम होता है इसलिए धुआं जो है संघनित होकर दृश्य बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धूमकेतु का एक हिस्सा नहीं है? कोमा, पूंछ, शीर्ष या नाभिक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीर्ष। अगला प्रश्न है, बिजली के सिग्नल की शक्ति बढ़ाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इन्वर्टर, एम्पलीफायर या रेक्टिफायर या मॉड्यूलेटर? तो एम्पलीफायर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक तरंग की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? आवृत्ति, पिच, तरंग दैर्घ्य या आयाम? तो एक तरंग की ऊंचाई को आयाम बोला जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसी यू आकृति की नलिका में द्रव स्तंभ का दोलन गति? आपके ऑप्शन है, आवृत्ति गति है परंतु सरल आवर्त गति नहीं है, अनावर्ती गति है, या सरल गति होती है जिसका आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, या अंतिम है, सरल आवर्त गति होती है जिसका आवर्तकाल द्रव के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सरल गति होती है जिसका आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, किसी आदर्श द्रव का अवरूपण गुणांक होता है? अनंत, शून्य, एकांक या कोई परिमित छोटा शून्येतर नियत मान? तो किसी आदर्श द्रव का जो अवरूपण गुणांक होता है वो शून्य होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी तार की अपनी मूल लंबाई घटकर आधी हो जाती है तो वह अधिकतम लोड जो यह तार बिना टूटे सहन कर सकता है? दोगुना, आधा, 4 गुना, उतना ही? तो उतना ही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार भारत के आर्थिक विकास में एक बाधा है क्योंकि यह श्रम गतिशीलता को कम करता है, उच्च जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, निरक्षरता के उच्च दर के लिए जिम्मेदार है, या अत्यंत अनुत्पादक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह अत्यंत अनुत्पादक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का एक उदाहरण है? श्रम गहन तकनीकों का प्रयोग, गैर कृषि क्षेत्र के महत्व में वृद्धि, कार्य के प्रति नकारात्मक रूख, या प्रदूषण के स्तर में वृद्धि? आर्थिक विकास का एक उदाहरण बताइए। गैर कृषि क्षेत्र के महत्व में वृद्धि। अगला प्रश्न है, गिन्नी गुणांक मापता है आय विवरण में असमानता, उपभोग व्यय में असमानता, खाद्यान्न उपभोग में असमानता, या जीवन स्तर में असमानता? तो जो गिन्नी गुणांक है ये आय वितरण में असमानता को मापता है। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था के आकार को मापा जा सकता है? भुगतान संतुलन आधिक्य से, व्यापार की मात्रा से, प्रति व्यक्ति आय से, या जीडीपी से? पूछा गया है किसी अर्थव्यवस्था को आकार को मापा जा सकता है, तो जीडीपी से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विकास है आर्थिक वृद्धि के समान, आर्थिक वृद्धि की तुलना में संकुचित, आर्थिक वृद्धि की तुलना में विस्तृत, या आर्थिक वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो आर्थिक वृद्धि की तुलना में विस्तृत है, वो विकास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय निर्धारण का आधार है? राज्य को प्राप्त कुल राजस्व, राज्य को प्राप्त कुल लाभ तथा व्यय लागत, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, या उपरोक्त सभी? तो राष्ट्रीय आय का निर्धारण करता है वस्तुओं का, या कह सकते वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। अगला प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतया संबंधित है निजी क्षेत्र उद्योग से,
सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग से, बैंकिंग क्षेत्र से या कृषि क्षेत्र से? तो कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन डी। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जब जिप्सम को 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिप्सम ब्लास्ट बर्नेस में गर्म किया जाता है, जिप्सम को पानी की दुगनी मात्रा के साथ जलयोजित किया जाता है, या जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? चलो दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।